नमस्कार दोस्तों। सोमवार को जहां बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर बताया कि भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने यह बात शनिवार को नीति आयोग के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BVR सुब्रमण्यम के उस बयान के बाद किया जिसमें भारत के चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात का ऐलान किया गया। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. पूरे भारत में जहां हम सब इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हमने जापान को भी पछाड़ दिया है, तो वहीं मेरी नज़र कुछ हफ्तों पहले छपी इस रिपोर्ट पर पड़ी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे 1 अरब भारतीय, या जो हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है, उसमें से 100 करोड़ भारतीयों के पास खर्च करने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं। एक तरफ जहां हमारे पास खर्च करने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम दुनिया के चौथे सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आखिर कैसे बन गए? आखिर इन आंकड़ों को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और क्या हम वाकई अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद चौथे सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हैं? जिस जापान में पहले से बुलेट ट्रेन, अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम और इनोवेशन मौजूद है, वो हमसे पीछे आखिर कैसे हो गई? और इस 4 ट्रिलियन इकोनॉमी और 100 करोड़ गरीब भारतीयों का एक दूसरे से किस तरह का संबंध है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। दोस्तों, अतीत में आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हुए सुना होगा। We are well set to become a $5 trillion economy in the near future. वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ये 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश के जीडीपी के आधार पर तय किया जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक देश में कितने लोग कितनी चीजों को बना रहे हैं, कितनी चीजों को बेच रहे हैं, निजी कंपनियां कितना खर्च कर रही हैं, सरकार कितना खर्च कर रही है, हम इंपोर्ट कितना करते हैं, एक्सपोर्ट कितना करते हैं। इन तमाम चीजों के आधार पर हम समझ पाते हैं कि किसी भी देश की जीडीपी क्या है। अब क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर खरीदने और बेचने वालों के लिए 140 करोड़ लोगों का मार्केट मौजूद है। इसलिए भारत की जीडीपी दिन रात बढ़ती जा रही है और जल्द ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी हमारी जनसंख्या के कारण बन जाएंगे। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना एक बड़ी बात है और लेटेस्ट जानकारी जो है दर्शकों, उसके अनुसार हमने अब तक जापान को पीछे नहीं किया है, लेकिन जल्द ही हम दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी अब तक हमने जापान को पीछे नहीं किया है, लेकिन हम जल्द ही जापान को पीछे कर देंगे। लेकिन इससे पहले ही हमारे अधिकारियों ने और नेताओं ने यह ऐलान कर दिया कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। जैसे कि दर्शकों, मैंने कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी बात है, लेकिन क्या केवल जीडीपी के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि हम बड़ी इकोनॉमी हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। जितना महत्वपूर्ण जीडीपी है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस देश का पर कैपिटा इनकम। और यह दर्शकों एक दिलचस्प बात है और इसी से आप समझ पाएंगे कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास इतनी गरीबी क्यों दिखाई देती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक देश में हर एक व्यक्ति औसतन कितना कमा रहा है। यानी अगर मान लीजिए कि एक देश में 10 लोग रहते हैं और उस देश की जीडीपी है 10,000, तो उस देश की पर कैपिटा इनकम यानी उनके देश में हर एक जो शख्स है उसकी पर कैपिटा इनकम होगी 1,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है ना कि उन 10 लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं हर कोई 1,000 रुपये कमा रहे हो सकता है कि उस देश जहाँ पर 10 लोग रहते हैं वहाँ पर एक आदमी 9,100 रुपये कमा रहा हो और बाकी 9 लोग केवल 100 रुपये कमा रहे हो। और शायद भारत में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी।
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होना और बहुत ज़्यादा लोगों के पास थोड़ा बहुत या कुछ भी पैसा नहीं होना। जैसे कि भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। 80 करोड़ लोग राशन पर दिन गुजार रहे हैं, लेकिन हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब जहां हम जीडीपी में चौथे हैं, तो वहीं आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया में 140वें रैंक पर हैं। कहां चौथी रैंक, कहां 140वीं रैंक। यानी हमारे यहां पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं। चुनिंदे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इसलिए आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा गरीबी देख पाते हैं। भारत में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी है, ये डेक्कन हेराल्ड की इस रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि साल 1990 में जहां भारत के टॉप 10% अमीरों के पास देश की 34% इनकम मौजूद थी, तो वहीं साल 2025 में भारत के टॉप 10% अमीरों के पास देश की 57.7% इनकम मौजूद है। जबकि जो भारत के 50% सबसे गरीब लोग हैं, उनके पास साल 1990 में देश की 22.2% इनकम मौजूद थी, जबकि अब 2025 में वो इनकम घटकर 15% हो गई है। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसलिए पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग 140वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में आगे आप पाएंगे कि साल 2023 में जहां भारत की पर कैपिटा कंजम्पशन, यानी भारत के आबादी के लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खरीद पा रहे हैं, वो $1493 थी, तो वहीं चाइना की 2010 में पर कैपिटा कंजम्पशन $1597 थी। यानी हम चाइना से कम 13 साल पीछे चल रहे हैं। इसलिए ये अच्छी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है, तो वहीं हमें हमारे पर कैपिटा इनकम को भी बेहतर करना होगा अगर हम वाकई चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। यही बात आनंद महिंद्रा ने ट्वीट के जरिए कहा। उन्होंने कहा कि हम जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारे पर कैपिटा इनकम पर फोकस कर उसे बेहतर करने की जरूरत है। दोस्तों, क्या 80 करोड़ लोगों के राशन पर निर्भर होने से और अदानी अंबानी जैसों की जेबें भरने से क्या हम वाकई एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बन सकते हैं? आप ही सोचिए, 80 करोड़ लोग राशन पर जी रहे हैं और 2-4 लोग इतने अमीर हो रहे हैं। अब क्योंकि दर्शकों हमारे नेता जापान को पीछे करने का दावा कर रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में उस पर भी बात कर लेते हैं। एक एनालिस्ट हार्दिक जोशी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हम जापान को पीछे कर शायद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को पता है कि जापान की पर कैपिटा इनकम $33,900 है, जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम $2,880 है। सोचिए, हमसे 13 गुना पर कैपिटा इनकम जापान की ज़्यादा है। इसी में वो आगे लिखते हैं कि जापान के लोगों की जो इनकम है वो 13 गुना ज़्यादा बेहतर होने का मतलब होता है उनकी हेल्थ केयर बेहतर होना, उनके हाई क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिलना, इसके साथ ही साथ उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो आप पाएंगे कि जापान की हमसे तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसलिए आप पाएंगे कि हम जहां अब भी पहली बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं, वो भी जापान की ही मदद के साथ, तो वहीं जापान के पास सालों से बुलेट ट्रेन मौजूद है, बेहतर इनोवेशन मौजूद है, बेहतर फैक्ट्रियां मौजूद हैं। जबकि हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर अब भी बड़े पैमाने पर अनस्किल्ड लेबर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में मौजूद है। दोस्तों, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने बात की, उसका अब ताज़ा और सबसे नया उदाहरण है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर सोमवार को यह खबर सामने आई कि 15 दिन पहले ही शुरू हुई अंडरग्राउंड एक्वा मेट्रो के आचार्य अत्रे चौक स्टेशन पर पानी भरने के कारण उस स्टेशन को बंद करना पड़ा। सोचिए, 15 दिन पहले ही स्टेशन को शुरू किया गया था, 15 दिन के भीतर ही स्टेशन में पानी भर गया और स्टेशन को बंद करना पड़ा। हमने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट की है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के एक दूसरे पोस्ट में गुरुग्राम के एक स्टार्टअप फाउंडर आशीष एस ने लिखा है कि भारत की मौजूदा पर कैपिटा इनकम की तुलना जापान के 1950 के पर कैपिटा इनकम से की जा सकती है। सोचिए, 1950। आगे उन्होंने लिखा है कि अगर जापान अपने आंकड़ों को बिल्कुल भी नहीं बदलता है और उसके जो आंकड़े अभी हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तब भी हमें जापान जितना पर कैपिटा इनकम तक पहुंचने के लिए 22 साल लगेंगे, जबकि उनके जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ पाने के लिए 50 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। भारत की मौजूदा पर कैपिटा इनकम जहां $2,400 है, तो यह आमदनी केन्या, मोरक्को, लीबिया, मॉरिशस,
साउथ अफ्रीका और कई अफ्रीकी देशों से भी कम है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि जिन देशों का मैंने जिक्र किया उनकी जनसंख्या भारत से कम है, इसलिए उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा जनसंख्या होती है तो पर कैपिटा इनकम पर इसका असर दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एक देश में हर एक शख्स कितना कमाता है उसके आधार पर कैपिटा इनकम तय होता है। लेकिन जनसंख्या के चलते, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था दिखाई देते हैं, वैसे ही पर कैपिटा इनकम में हम इन तरह के तमाम देशों से बहुत पीछे हैं, इसलिए हमारा रैंक 140वां है। जापान की जो इकोनॉमी थी वो साल 2010 में 6 ट्रिलियन की थी, जो अब घटकर 4.2 ट्रिलियन की हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जापान की आबादी। जापान की कुल आबादी में से 30% जो आबादी है उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, जिसके चलते इस देश में लेबर की कमी होने लग गई है, कंजम्पशन में गिरावट आ गई है और इसके साथ ही 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों के मौजूद होने के कारण जापान की सरकार को सोशल सिक्योरिटी का बोझ और भी ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। जबकि भारत में अधिकांश लोगों की उम्र 30 साल से कम की है और हमारे आबादी का केवल 6% हिस्सा जो है उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। ऐसे में अगर हमारी सरकार वाकई चाहे कि हम आगे बढ़ें तो उन्हें बेहतर नौकरी, बेहतर पढ़ाई और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इस पर हमारे नेताओं को फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह नहीं था कि मैं अपने ही देश की बुराई करूं और जापान की बढ़ाई। इस रिपोर्ट के पीछे का मेरा मकसद था आप सभी के सामने असली सच को लाना। एक ऐसे समय में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर झूठ परोसा जा रहा है, आप सभी के सामने इस सच को लाना जरूरी था कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बेहतर हो रही है, लेकिन हमारे देश के गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं और 2-4 पूंजीपति लोगों के पास ही पूरा फायदा पहुंच रहा है। अब इस रिपोर्ट के बाद ज़रूरत है कि हम हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गौमूत्र, गोबर, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उसे छोड़कर अपने देश के युवाओं और भविष्य के लिए एक साथ आएं और हमारे नेता वाकई इस देश के लिए अच्छी योजना लाएं। क्योंकि कोई भी देश केवल मुफ्त राशन या लाडली बहन स्कीम के 1500 रुपए से तरक्की नहीं कर सकता है। अगर आप वाकई बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल 2-4 उद्योगपतियों के बारे में नहीं, देश के गरीबों के बारे में हमें वाकई सोचना पड़ेगा, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको इस पूरे इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और जापान वर्सेस भारत की जो पूरे डिबेट सोशल मीडिया पर चल रही है उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपने अभी देखा हम किस तरह से डिटेल एनालिसिस करते हैं, सोशल मीडिया के झूठ को उजागर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।